नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। आज अक्षय तृतीया है। बहुत मांगलिक कार्य और शुभ कार्य आज किए जाते हैं। इन सब के साथ आज लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बड़ा पर्व हिंदुओं के लिए होता है। साथ ही आज ईद है। सबसे पहले अक्षय तृतीया की बधाई आप सभी हमारे दर्शकों को। ईद की बधाई। ईद की बधाई के साथ साथ आपको ईद के विषय में आप सबको मालूम है भाई, चारे का त्योहार है और बड़े हर्ष के साथ मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोग भी मनाते हैं, इसलिए आप सभी को उसके भी बधाई। इन दोनों पर्व के साथ उत्तराखंड वासियों के लिए आज बहुत बड़ा पर्व है। चार धाम यात्रा हमारी शुरू हुई है। पूरे विश्व में उत्तराखंड की पहचान एक चार धाम यात्रा से भी होती है और आज माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम खुल गए हैं दर्शन के लिए। हम उनकी तैयारियों पे बात करेंगे। हम उनके हर उस पहलू पे बात करेंगे जो हमारे उत्तराखंड में आने वाले लोगों के लिए जरूरी है। और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमारे साथ कांग्रेस से यश काला रतूड़ी जी है। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन दोनों के साथ उत्तराखंड की नब्ज को जानने वाले एक ऐसा चेहरा हमारे साथ है जो कि आपको बताएंगे कि पहाड़ पे चार धाम यात्रा के दौरान क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या सुविधाओं में भी कमी है। प्रेम भुखंडी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। सबसे पहले हम प्रेम जी के पास ही आएंगे। प्रेम भुखंडी जी, पूरे विश्व में उत्तराखंड की पहचान चार धाम यात्रा को लेकर के होती है। आज से ये यात्रा शुरू हो गई है। आपकी जानकारी में क्या है कि हमें अभी क्या किन किन पहलुओं को छूना है, और अगर मान लीजिए जैसे इस बार उन्होंने पिछली जो भीड़ थी या पिछला जो उनका अनुभव था उसको देखते हुए कई तैयारियों में परिवर्तन किया है, तो अगर जो जानकारी अभी आपके पास है हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। प्रेम जी प्लीज। जी धन्यवाद। आज अक्षय तृतीया है और ईद है, दोनों की आपने शुभकामनाएं दे दी हैं। और एक तीसरी चीज आज है पृथ्वी दिवस। और उत्तराखंड की पहचान चार धाम के साथ साथ गंगा यमुना के साथ भी है, हमारे ग्लेशियर के साथ भी है, हमारी नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के साथ भी जी। और आज के पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, जिस बड़े पैमाने पर यहाँ यात्री आए थे, उन सबका हम फिर से स्वागत करते हैं उत्तराखंड की देवभूमि में। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि जो हिमालय का ग्लेशियर जिस बड़े पैमाने पर पिघल रहा है, जिस बड़े पैमाने पर माँ गंगोत्री का और यमुनोत्री का ग्लेशियर पीछे जा रहा है, रिसीडिंग हो रहा है, वो आने वाले समय में इन दोनों महत्वपूर्ण नदियों के लिए जो एक खतरा बनता जा रहा है। तो जब हम चार धाम की बात करेंगे और जब हम कल्पना करेंगे कि यहाँ बहुत सारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं सभी आपके चैनल के मार्फत से सभी तीर्थ यात्रियों से निवेदन करूंगा कि वो जो उत्तराखंड की जो सेंसिटिविटी है, खासकर इकोलॉजी को लेकर, जो इन्वायरमेंट को लेकर, यहाँ के पर्यावरण को लेकर, उसके प्रति थोड़ा सा सजग रहे, क्योंकि ये सब है। भगवान केदार ने भी अगर केदारनाथ जाकर तपस्या करने की कोशिश करी तो इसलिए करा था क्योंकि बर्फ से ढका हुआ था। अफसोस की बात यह है कि हम इस तरह से आजकल हो गए हैं, इस तरह से मॉडर्न हो गए हैं कि केदारनाथ से उसको जो बर्फ है उसको हटाने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि भगवान केदार चाहते थे बर्फ पड़ी रहे तो कुछ दिन रहने चाहिए और यात्रियों को जिस तरह से भी हो मंदिर में पहुंचना चाहिए। प्राकृतिक चीजों को बनाए रखना चाहिए, उसको छेड़छाड़ न किया जाए। जो पौराणिक चीजें थी उन्हें उन्हीं के आधार पे धर्म को आगे बढ़ाया। आपके पास सुनीता विद्यार्थी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय है जिसपे सब लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार सरकार की संजीदगी न होने की वजह से बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा जो दर्शनार्थी या जो श्रद्धालु बाहर से आए थे। आप लोग खुद ही, सरकार और शासन ने कहा ओवरलोडेड, यह शब्द का उपयोग किया गया कि जरूरत से ज्यादा लोग आ गए। उसके लिए क्या तैयारी है? जी देखिए श्रीवास्तव जी, राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा को लेके आपने देखा होगा कि हम 2-3 महीने पहले से चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटे थे और हर जगह पे प्रत्येक स्तर पर किस तरीके से तैयारियों का जायजा जो है वो हमने लिया, समीक्षा की, रिपोर्ट सब जो है हमने सबमिट की और जो देखा जोखा जो पिछली यात्रा से भी हमें जो अनुभव मिला था, निश्चित रूप से कुछ कमियां थी क्योंकि जिस प्रकार से 2 साल से चार धाम यात्रा नहीं हो पाई थी कोविड के दौरान और समाज जो आंकड़ा बढ़ा था उसको
उसको लेके सरकार अपनी जगह पे दुरुस्त थी, लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़े थे तो एक वो चुनौती रही, और उस चुनौती को पार करते हुए हमने पिछले साल भी बहुत अच्छे तरीके से सभी को चार धाम यात्रा में दर्शन करवाकर पुण्य लाभ दिलवाए। और अभी भी हमारा जिस प्रकार से आज आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी और को पैनलिस्ट ने भी जिस प्रकार से बात की कि आज बहुत बड़ा पर्व है और बहुत बड़ा दिवस है, चाहे हम हिंदू धार्मिक आस्थाओं के अनुसार लें, चाहे हम बाकी धर्मों के अनुसार लें। आपने कहा कि आज अक्षय तृतीया है निश्चित रूप से, और आज ही इसी दिवस पर हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और बहुत ही विधिवत रूप से हमारी जो पूजा अर्चना रही, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितने भी हमारे श्रद्धालु पहुंचे उनकी पुष्प वर्षा करके अभिनंदन स्वागत किया। और हमारी यही विषय तो कांग्रेस ने पकड़ लिया मैडम कि आपने अन्य मुद्दों को दबाने के लिए पुष्प वर्षा की। मैं लौटूंगा आपके पास। यस युवा नेता हो आप, और हमारी समझ से युवा की सोच के हिसाब से, युवा की नजर से, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, चाहे अगर उत्तराखंड का कोई भी शख्स है, अगर कोई यात्रा शुरू हुई है उस यात्रा का वेलकम करना चाहिए। आज यात्रा शुरू हुई है, आज दोनों माता रानी के कपाट खुले हैं, और कपाट खुलते ही कांग्रेस ने मतलब आरोपों की एक लड़ी लगा दी कि ऋषिकेश में ये समस्याएं हैं, ये समस्या, ये क्या, ये नेगेटिविटी कब दूर होगी कांग्रेस के अंदर से भाई? जी, जिसे आप नेगेटिविटी कह रहे हैं, कांग्रेस की चिंता है उत्तराखंड प्रदेश को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस को चिंता है लोगों की, जनता की, जो बाहर के जितने भी पर्यटक होंगे, जो धर्माटन के लिए यहाँ पर आएंगे, पर्यटन के लिए आएंगे। कांग्रेस की चिंता इस देश के साथ है, देवभूमि के साथ है, चारों धामों के साथ है। और भाजपा पर अगर कुछ आरोप लगाए हैं तो वो आरोप इसलिए लगाए कि ये लोग ठीक करें, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से मौत के आंकड़े एक तरीके से पार हो रहे थे, एक महीने के अंदर हमने देखा 100 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। और इससे हटकर की बात मैं आपको बताऊं, जिस वक्त पर चारधाम यात्रा चल रही थी उसी वक्त पर उत्तराखंड के वन धधक रहे थे। पर्यटन मंत्री कहां थे? मुंबई में थे, सुबोध उनियाल जी। उसके बाद मैं बात करूं वन मंत्री जी की, हाँ वो बाहर थे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी वो दुबई कुवैत गए थे, वापस आकर बड़ा बेवकूफाना बयान देते हैं कि भाई हम तो बाहर से पर्यटक लाने के लिए गए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही थी, कोविड भी पिछले साल बढ़ रहा था, तमाम तरीके से जिस तरह से 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, उस वक्त पर स्वास्थ्य मंत्री को कहा होना चाहिए था हमारे प्रदेश में, लेकिन वो कहा गए थे, वो बाहरी राज्यों में दूसरे राज्यों को प्रशिक्षण देने के लिए गए थे, जबकि उनका खुद का राज्य, वहां पर स्वास्थ्य की जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो चरमरा रही थी। तो इन्हीं सब चीजों से, इसी अनुभव से और इन्हीं अनुभव को, जो पुराना अनुभव था उसी के हिसाब शासन ने इस बार जो तैयारी की है, आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा कि एक हफ्ते पहले स्वास्थ्य सचिव पूरी यात्रा का तैयारी का जायजा लेके आते हैं, शासन प्रशासन उस तरह का लेके आता है। तो विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, इस जगह पे अगर आप ये चाहो कि दिल्ली बंबई की तरह सुविधा हो जाए तो वह संभव तो नहीं है। नहीं, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो हम भी समझते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन जो है कोशिशों में लगा हुआ है। तो मीटिंग मुलाकातों के दौर तो पिछले वर्ष भी चालू थे, सुचारू थे। पिछले वर्ष भी बहुत सारे लोग वहां का आकलन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो आंकड़ा हम सभी के सामने आया उसने हम सभी को बहुत शर्मसार किया। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि लगातार ये लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहाँ है? शैला रानी रावत जी कहाँ है? उनकी विधानसभा में इतनी बड़ी जो है केदारनाथ यात्रा होने वाली है, वो क्यों नहीं निकल कर आ रही है? और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार जाकर आए ना वहां पर, मुख्यमंत्री जी की कोई सुन रहा है क्या इस वक्त पर अधिकारियों में से या फिर उनके मंत्रिमंडल में से? मैं लौटता हूँ मगर जो सब आपने जो विषय उठाया कि मुख्यमंत्री का कौन सुन रहा है कौन नहीं, पॉलिटिकल विषय, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर प्रेम साहब, ये आप भी जानते हैं और जो उत्तराखंड को जानता है वो हर आदमी जानता है, यह प्रदेश उन प्रदेशों की तरह नहीं है कि जहां सारी चीजें सामान्य हो और हर विषय पे चर्चा की जा रही है। पूरे देश में इस समय कोविड फैल रहा है, कोविड के विषय में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। डॉक्टर प्रेम, ये एक चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय ये भी है कि ये जो चारधाम यात्रा है ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये तो लगातार होती है और सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे हर चीज में इन प्लेस होनी चाहिए थी चीजें, हम हमेशा डेवलप इस तरह से तैयार रहनी चाहिए सरकार के अंदर कि अधिकारी हैं, जैसे फौज है, अचानक से अगर वॉर हो जाए तो हमारी फौज तैयार रहती है, किसको पता है किसने कौन सा हथियार पकड़ना है, किसने क्या करना है। वो हम अभी तक असफल रहे हैं। पिछले 20-22 साल के अंदर हम देख लें कि जब से हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, हालांकि उससे पहले यूपी में भी थे, तब भी इम्प्रेस होना चाहिए था, अभी भी इम्प्रेस नहीं था। कोविड का जो मामला है वो बहुत खतरनाक है, नो डाउट। एक चीज और है,
सॉरी मैंने बीच में बोल दिया, आप उस चीज को कंप्लीट कर लीजिए। एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है, अभी जोशीमठ से हम उबर भी नहीं पाए हैं, उस चीज को कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। जाना हमें वहीं से है, उसकी क्या स्थिति है। जो भी जाके आया, हमारे भी एक मित्र गए थे, उनको जाना था, वो केदारनाथ और बद्रीनाथ का मीडिया की कवरेज के लिए ही गए। उनका कहना है कि अभी वह चीजें नहीं है जिससे हम ये मान के चले कि सारी चीजें साधारणता और अच्छी तरह दिखाई दे रही हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग गए हैं, जो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, लगातार सड़कें टूट रही हैं, लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। और जहां तक केदार उसका सवाल है, जोशीमठ का सवाल है, पिछले 100-150 दिनों से लोग लगातार बाहर बैठे हुए हैं। अभी तक वहां पे दरारें हो रही हैं, सड़कें बनी नहीं है, कम्युनिकेटिव है। दिक्कत क्या होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे उनके प्रवक्ता हमारे साथ में, वो नाराज हो सकते हैं इस बात से कि वो बहुत कॉमर्शलाइज करने की कोशिश करें। ये पौराणिक यात्रा है, इसको कॉमर्शलाइज मत कीजिए। जो तथाकथित 4 धाम सड़क या ऑल वेदर रोड बनाई गई है, मैं इसके पहले दिन से खिलाफ हूं कि जब हमारे भगवान ही ऑल वेदर नहीं है, वो 6 महीने के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, तो आप यात्रा को कैसे ऑल वेदर कर सकते हैं? ये कॉमर्शलाइज यात्रा नहीं है ना। सुनीता जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने कहा, आप दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को देखते हुए अपने उस प्रदेश में किए जा रहे कार्यक्रमों को उत्तराखंड की पे क्यों थोपना चाहते हो? आप उत्तराखंड की स्थिति को समझिए। जोशीमठ से हम उभर नहीं पाए हैं, ऋषिकेश से अगर आप चलते हैं वहां भी दरारें हैं, कर्णप्रयाग में भी दरारें हैं, तो अभी हम उससे उभर भी नहीं पाए हैं। और हमने उस तरह की तैयारी, पहले तो हमें लगा, हम सबको लगा कि इस बार तैयारी को लेकर के या यात्रियों को लेकर के नियम कानून उसके दायरे में की जाएगी, लेकिन आज भी बता दिया गया कि नहीं भैया, आप खुल के आओ, चाहे जैसे आओ चाहे जैसे जाओ। तो क्या आपको लगता नहीं कि ऐसा है? मैं इस चीज को जो है 2 तरह से देखती हूँ। एक तो आपने जैसे बहुखंडे जी का व्याख्यान यहाँ पे लिया, जो टेक्निकली उन्होंने कोशिश की कि वो उसकी भरपाई कर पाए, कि थोड़ा सफल रहे। जहां तक जोशीमठ की बात है, और जो चिंता आपकी तरफ से है कि वहां पे इतने श्रद्धालु आएंगे, तो जो हमारे रोड है उनकी स्थिति जो है आपके हिसाब से जो है वहां पे पत्थर गिर रहे हैं और सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने पूरा ट्रैफिक रूट जो है बहुत पहले से सुदृढ़ तरीके से हमने दुरुस्त किया था। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि आज कर दिया तो कल नहीं होगा, ये 24 आवर्स होने वाली चीजें हैं। और इसके लिए हमारी सरकार, हमारी जो एनडीआरएफ है, जो हमारी टीम्स एसडीआरएफ है, जो पुलिस फोर्स है, आप देखिए कि एक एक चेक पोस्ट पे वो बनी हुई है, एक एक जगह पे हमारी टीम्स वहां डिप्लॉयड है और लगातार वो इन्हीं चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। अगर आप ये कहें, जैसे इन्होंने पहले भी एक तथ्य दिया कि हमारे जो बर्फबारी हो रही है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको हटा के रास्ते नहीं बनाने चाहिए श्रद्धालुओं के लिए, वो यथावत होने चाहिए, क्योंकि भगवान जी ने नहीं जब वो हटाए तो फिर आप क्यों प्रकृति से खेलवाड़ कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती। एक तरफ आप कहते हैं कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान करके दीजिए, और जब हम वो करके दुरुस्त करके दे रहे हैं तो आप फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये जो तथ्य होते हैं ये मुद्दाहीन है, ये भटकाने वाले हैं। आप वो कह रहे हैं कि पिछली बार की यात्रा में हमारे जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री नहीं थे, स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, वन मंत्री नहीं थे, फिर आप कह रहे हैं कि वहां पे सभी तमाम मंत्री बने हुए हैं लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो ये द्विपक्षीय बात करनी, उनको भ्रमित करना। सुनीता जी, यश का ये कहना था कि जो प्रभारी मंत्री है, जो पर्यटन मंत्री है, उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए ये कहा कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है। पर्यटन मंत्री आज भी पंचायत कर रहे हैं। मैम आज भी पर्यटन मंत्री पंचायत के लीडर्स की नहीं सुनी जाती है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाजपा में ऐसा होता है। मैं मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने लगाया कि मुख्यमंत्री की टीम को सुनी नहीं जा रही है। इन्होंने क्या किया, आपकी बात क्या किया, इन्होंने इतने युवा मुख्यमंत्री बना दिए, उनका पूरा का पूरा विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। विपक्ष ने मान लिया वो हमारे मुख्यमंत्री है, जनता ने मान लिया वो हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन इनका मंत्रिमंडल मानने को तैयार नहीं कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं। कोई डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप चारधाम यात्रा में आपको क्या है, आप उसका बताइए। चारधाम यात्रा की तरह आपको समाधान कराएंगे, आप ये बताइए। यहाँ वहाँ की मत लगाइए, ये बताइए कारोबार लूट कैसे रहा है। यहाँ वहाँ की मत लगाइए, ये बताइए कारोबार लूट कैसे रहा है। आपकी जो मर्जी आप वो नहीं कर सकते, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा प्रदेश, ये जनता के लिए प्रदेश है। यस, सुन लेते हैं। ये एक तो बात ये है जो गड़बड़ डायरिया कांग्रेस को हो जाता है, थोड़ा इससे आप लोगों को आप अगर अपने डायरिया की इलाज कीजिए जो आप लोगों को
अगर जनता की आवाज को उठाना आप कहते हैं डायरिया हो रहा है, ऐसा डायरिया होने दीजिए, हर एक व्यक्ति को उठाने को दे रहा हूं, आपको थोड़ा हो जाए तो क्या पता आपकी सत्ता चल जाए। श्रद्धालु फीडबैक देगी, वो फीडबैक देगी, वो रिस्पांस होगा, आपके रिस्पांस से नहीं हमें लेना देना, क्योंकि आप लोगों का विजन क्या रहा है वो सबने देखा। अभी सुन लीजिए, जिस बात पे मैं आने वाली थी वो बात ये थी, हमने चाहे यातायात संबंधी व्यवस्थाएं हैं, चाहे सुरक्षा संबंधी है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी है, प्रत्येक जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने 100% अपना देने का काम किया और हर जगह हम लोग हैं। अब ये जो बेचैनी है, ये यातायात कह रहे हैं, यातायात कह रहे हैं, ये अपना विषय रखना। देखिए मेरी बात जो थी श्रीवास्तव जी, अगर मुख्यमंत्री जी की नहीं सुन रहे होते, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए किसी ब्यूरोक्रेट का जो पैदल यात्रा करके धाम पे पहुंचा हो। आज हमारे स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार जी जो है श्रद्धालुओं के साथ पैदल मार्ग में जाकर पूरी एक जगह का निरीक्षण करते हुए केदारधाम पहुंचे। इनके मंत्री, इनके कैबिनेट कांग्रेस पार्टी की और जो अधिकारी है सीट से नहीं हिलते थे। कांग्रेस के राहुल गांधी आए थे आपदा के बाद, कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए थे, आपके मोदी जी डॉक्टर के बिना चलने को तैयार नहीं थे, उस वक्त राहुल गांधी आए थे, केदारनाथ को पूरा रास्ता पैदल जाते थे उन्होंने। इसलिए आरोप हम पर मत लगाइए, ये सीखा ही आपने कांग्रेस से है, ये चीज आपने सीखी कांग्रेस से। जिस तरह से सुनिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रपति के नेता जिसको आप हरियाते करते नहीं है, वो लोग उत्तराखंड की आपदा के बाद जब यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं था, पैदल केदारनाथ की यात्रा करके गए, वो चाहते हो हेलीकॉप्टर में जाते, चाहते हो हेलीकॉप्टर में वापस आते, लेकिन उन्होंने क्या चुना, उन्होंने जनता की आवाज सुना। वो चाहते थे कि उत्तराखंड के नाम बने, लोग यहाँ आने से कतराए नहीं, इसलिए राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। एनालाइज कीजिए, टैक्स पढ़िए, अपने तरफ पढ़िए। हैरान होता है कि भाई युवराज जो है जोशीमठ के आने वाले जोशीमठ की धरती पर आएंगे, अरे सुनिए, ये चीन की धरती है जो पाकिस्तान बिरयानी जाते हैं। आप ये यहाँ बताइए, आप ये यहाँ ये सब ज्ञान मत बोलिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत कीजिए। आप जाइए पाकिस्तान में बिरयानी खाइए, आप जाइए चीन के साथ जो है बात कीजिए, गुजरात के लिए स्टेडियम बनाइए, स्पोर्ट्स के लिए क्या करें, अरे बाहर के साथ अपना ज्ञान आपको, अगर मैं आपके नेता आप लोग टीचर से आपकी पार्टी टीचर से भारतीय जनता पार्टी टीचर से आती है, इसलिए वो टीचर धार्मिक आस्था नहीं है क्या? आपने आपने धर्म बनाया, आप बताइए, आप लाए हिंदू धर्म को, आप दर्शक को हमारे समझ में नहीं आ रहा है, एक एक आदमी अपनी बात रखे, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, सारा प्रोटोकॉल जारी हो रहा है कि यात्रा कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इस बार हेली सर्विस कहां से होगी, IRCTR से, लेकिन हेल्थ का जो प्रोटोकॉल जारी होता है वह प्रोटोकॉल शायद हमारी समस्या, हमें जानकारी है कि अभी आम जन को नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 20-22 साल के अंदर हम चीजों को इम्प्रेस नहीं कर पाए। कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम ये तो हर साल ये चलने वाली यात्रा है, अचानक से हमको ये जो 6 महीने तैयारी करते रहते हैं, ये पूरी की पूरी यात्रा हमारे मुश्किल से 5 से 7% अर्थव्यवस्था में इम्पैक्ट डालती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती है। जो लोग कह रहे हैं कि यात्रा सब कुछ है उत्तराखंड के लिए, मैं उसको भी मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर ऐसा ही होता तो 4 धाम रूट से कोई प्लान न होता, सारे गांव खाली हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट देते हैं। और आस्था का प्रश्न है, इन प्लेस जो सिस्टम होना चाहिए था कि इसको ये सब 3-4 महीने करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास एक कमिश्नर होना चाहिए था जिसको पता होना चाहिए था कि उसको लेकर क्या करना है, यातायात को लेकर क्या करना चाहिए, हेल्थ को लेकर क्या करना चाहिए, कहीं डिजास्टर आ जाए उसको लेकर क्या करना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें मिसिंग दिखाई दे रही है और बीच में जो है जोशीमठ आ गया है। और तीसरी चीज एक और बात बताना चाहूंगा, सुनीता जी फिर नाराज होंगी कि आज गंगोत्री में संभव था, मैं ध्यान दिया, आप चेक कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री धामी के नारे लगे। आप गंगोत्री की यात्रा में देखिए ऐसा है, नारे लगे हैं, वो एक तरफ बोलते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण करने वाले लोग हैं, भारत के नाम पे फैसला हो रहा है, कोई बात नहीं आ रही है, धर्म के नाम पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब पिछली
साल में गया बड़ोदरा में, और वहां पे जो एक प्रतिमा लगी है जो विश्व विख्यात इस समय चर्चाओं में रहती है, मैंने देखा उस छोटी सी जगह को डेवलप करके इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाया गया। और हमारे यहाँ स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड फेल है, हमारे यहाँ दूसरे जो बड़े नामी जगह है फेल है, लेकिन उसको सुव्यवस्थित करने में क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस भाजपा दोनों फेल रही है? दोनों फेल रही है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया, 12 साल से ज्यादा भाजपा को हो गए हैं, और आज भी हम 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में असक्षम है। आप देखते होंगे आज भी हमें यहाँ से कहाँ जाना है, बड़कोट जाना है, पहली यात्रा शुरू होती है मान लीजिए तो हम बड़कोट रुकते हैं, बड़कोट में हमको जाना है, फिर पैदल आना है, क्या करना है, फिर उत्तर काशी जाना है। अभी रूट प्लान ये नहीं, हमारी समझ से इस पूरे रूट को देख लीजिए, यहाँ से बड़कोट, उत्तर काशी और गुप्त काशी, इस रूट को अगर कायदे से देख लिया जाए तो हमारी समझ से सुव्यवस्थित नहीं होगी। डॉक्टर साहब, पी साईनाथ एक बहुत बड़े पत्रकार है, उनकी किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड गॉड जी, जब अकाल पड़ेगा तो बहुत लोगों को फायदा होता है। एक्चुअली ये क्योस क्रिएट किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, अच्छा, जानबूझ के इसको करने की कोशिश करती है। हमारे जो नेताओं की प्रॉब्लम है, तो पिछले 20-22 साल से मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से कोई मैनेजमेंट जानते तो है नहीं सिस्टम, उन्होंने पिछले साल क्या कमियां रही थी कोई उसका श्वेत पत्र तो निकाला नहीं है। सरकार को चाहिए ताकि क्लियर कट आते Exactly. ये क्या क्या गलतियां हमसे हुई है और अगले साल हम इन गलतियों को नहीं होने देंगे। वो तो कुछ हुआ नहीं है, कोई इवैल्यूएशन करके यस सर, हाँ सुनीता, ये प्रश्न मेरा है, ये प्रश्न मेरा, डॉक्टर साहब से जोड़ के मेरा प्रश्न है, एक बार सुन लीजिए डॉक्टर साहब के साथ मेरा प्रश्न जुड़ेगा, डॉक्टर साहब अभी बोल लेंगे। हकीकत में पिछली बार जो समस्याएं थी उसके समाधान के लिए आपने क्या किया, ये प्रश्न। रिपोर्ट आई है क्या कि पिछली बार कहां बिल्कुल आई है, तो एक दिखा दीजिए अगर पब्लिक डोमेन में। आप लीजिए, देखिए रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स में जाने से नहीं, पहले आप नहीं, धरातल पर जाइए, मैडम आपको यही काम करना है। देखिए नहीं, धरातल पे आ रहे हैं, अरे धरातल सुनिए, से सवाल है। पिछली साल की जो यात्रा रही, जो आपने कहा कि हमारे पास वहाँ पे जो आंकड़े इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वक्तव्य आया था, बहुत मैं तो कहती हूँ दुखदायी वक्तव्य था, लेकिन फिर भी मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो आंकड़े गिनते हैं, ये जो इन्होंने मृत्यु के आंकड़े बताए और किस तरीके से बताए, मैं तो संवेदनशीलता उनके लिए बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे पास पिछले आंकड़े भी हैं, हमारे पास पिछली सरकारों में जब यात्राएं होती थी वो भी चीजें हैं। कितनी सुगम, आज से 10 साल पहले की यात्रा लीजिए और आज आप लीजिए, फिर आप डिफरेंस कीजिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कहाँ पे क्या कर। अभी आप सुन लीजिए, आपकी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया था, आपके तो जो लीडर्स थे ना, मंत्रियों में आने से घृणा हो जाती थी, तो आप ज्यादा मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी जो व्यक्ति खुद पैदल चल करके ऐसे समय में जब तक पर भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने भी हिम्मत ना करी होगी कि वो उतरे के राजनीति खराब हो जाएगी। अरे कॉमेडी तो आपके मोदी जी करते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे नहीं पढ़ते, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, तो आप उन नेताजी को बोलिए जरा कि आप कैसे पढ़ते हैं, उन्हें जरा पढ़ने का तरीका सिखाइए, जरा उनको जरा बोलना सिखाइए, बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी पढ़ाओ होता है, उन्हें ये बताइए जरा, उन्हें जरा ये बताइए कि सिविल डॉक्टर के बिना कैसे बोला जाता है, ये बताइए ना। ये सब युवा यस, आप युवा हो, ठीक है, और युवा हो तो इस प्रदेश के लिए चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आपको कोई विषय पे आना है, आप सीधे मोदी भी जा रहे हो यार, आप मोदी जी देखिए, आप इस विषय पे देखिए, सारे बताओ, आप अपनी बात जुड़ाओ ना। इतना बड़ा केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई, एक मिनट, केदारनाथ में जब आपदा आई थी और उसको सुचारू रूप चलाने में आपकी पार्टी और आपके मुख्यमंत्री, आप उसकी क्रेडिट ले नहीं रहे हो। आप पता नहीं क्या मुख्यमंत्री जी पे चले, प्रधानमंत्री पे चले, आप उस बात को भी करो। जब हरीश रावत ने, कोई भी नहीं मानता था कि 3 साल पहले यात्रा होगी, लेकिन उसी साल यात्रा, आप उसकी क्रेडिट लो ना। कहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ हमारे नेता से बड़ा क्या हो सकता है, जब हमारे नेता तब समय में वहाँ उतर आए, उससे बड़ी बात और नहीं कर सकता। और हकीकत ये है यार, हकीकत ये है यार, कैसे लाशों पे इन्होंने राजनीति की थी ना 2014 में केदारनाथ धाम में, ये सब पिछले साल आप कोरोना के आंकड़े देख लीजिए जरा, कोरोना के आंकड़े देख लीजिए जरा,
केदारनाथ आगरा उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद दर्द था और उसको सबने समझा। लेकिन राजनीति आप करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर देखिए यह सुन लो फिर आपसे जवाब लेंगे। हाँ देखिए ऐसा है, बोखंडी ने जो बात कही बिल्कुल वाजिब उन्होंने बात कही कि हमने पिछली यात्रा से क्या सीखा, क्या हमने चेंजेस किए और कितना सरकार जो उनके धरातल पर लाने की कोशिश कर रही है। बहुत वाजिब सवाल है। पिछली बार जो अकस्मात आंकड़े बढ़े, श्रद्धालुओं की जो अनएक्सपेक्टेड हमारे पास संख्या आई, उसको सीमित करने के लिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया। हमारी कोशिश ये थी कि हम एक दिन में सीमित संख्या में लोगों को श्रद्धालुओं को दर्शन करवाएंगे ताकि हबड़ा तबड़ी में ऐसा कोई पॉइंट ना रहे कि हमारे श्रद्धालु वहां पे सुविधा पूर्वक अपनी यात्रा ना कर पाए। लेकिन उसमें भी बहुत लोगों के सुझाव आए और हमने सभी का सम्मान करते हुए ये चीज भी जो संख्या सीमित थी उसको असीमित किया। नंबर 1। नंबर 2, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कहा कि आपकी तरफ से पिछली बार से क्या संशोधन हुए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को हमें कोरोना की गाइडलाइंस और एसओपी जारी कर दी गई है और लोग इम्यून हो चुके हैं, बहुत अच्छे से अवेयर हैं। पिछली बार तो बीमारी का पता ही नहीं था, लोग इतने चिंतित थे कि हम सब लोग डायलेमा में थे। बट इस बार सभी लोग कोरोना को जानते हैं, उसके इफेक्ट्स को जानते हैं, उससे होने वाली सारी हानियों को जानते हैं। और मैं तो कहती हूँ जैसा पिछली बार हुआ उसमें राजनीति मत कीजिए। बहुत लोगों ने बहुत लोगों को खोया है और उनकी आत्मा को अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा। सुनीता जी मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी सुनीता जी मैं थोड़ा सा आपके पीछे को साथ जोड़ दूं। आप लोग तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, शासन और सरकार और सत्ता की तो सबकी, सारे लोग केवल केदारनाथ पे आपने फोकस कर रखा है। पहली यात्रा जब हरिद्वार से शुरू होती है, बड़कोट जाती है, जानकी चट्टी रुकती है, वहां की व्यवस्था को किसी ने देखा? वहां से यात्रा हम जाते हैं, दूसरे दिन चलते हैं, उत्तर काशी जाते हैं, वहां पे कितने होटल है, कितने लोग रुक सकते हैं, आपने पता किया? आप लोग केवल और केवल ध्यान दे रहे हो कि केदारनाथ में रश हो गया, वहां भीड़ हो गई। अरे भैया यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ में मैं मान सकता हूं कि आपकी सारी व्यवस्थाएं सही हो, यमुनोत्री गंगोत्री की व्यवस्था का सुध लिया किसी ने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसी में आ रही थी गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। अब इन्होंने परिवहन की बात की, मैंने देखिए पहले भी बताया कि हमने 3 चेक पोस्ट, हाईटेक चेक पोस्ट का भी माननीय परिवहन मंत्री जी ने शुभारंभ किया कुठारगेट में। उसमें यही सब चीजें हैं, जितने भी चालक परिचालक हैं उनसे रिलेटेड भी योजनाएं हम दे रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की रात्रि विश्राम या जो आधी नींद में वो चीजें उनको अव्यवस्थित करती थी उन सभी का ध्यान रखा गया है। साथ में उनको ट्रिप कार्ड श्रद्धालुओं को दिए गए हैं, गाइड्स पूरे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और सभी लोगों से ये आग्रह किया जा रहा है कि सभी श्रद्धालुओं से सभ्य तरीके से पेश आए, सहयोग करें और कहीं पे भी उनको परेशानी होती है आप बेहिचक उनकी बात आगे रखें, क्योंकि हमारी जो जितनी भी हमारी टीम्स है वो इसीलिए डिप्लॉय की गई है ताकि हम त्वरित समाधान करके उनको दें। राजनीति करने के लिए बहुत समय है, लेकिन ये जो बात हुई जैसे बोखंडी जी ने कहा कि चारधाम यात्रा कोई बहुत बड़ा आर्थिक इससे हमारी सुधरने वाली है। बिल्कुल अगर हम बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन जो सीमांत हमारे क्षेत्र है, जिनके व्यवसाय इतने छोटे छोटे हैं, जो उनके सीजनली जिनका एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है बोखंडी जी। वो प्रसाद बेच के पूरा 6 महीना अपना जब वहां पे बंद रहता है व्यवसाय तब वो अपने जीवन यापन करते हैं। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं। सुनीता जी अगर आप उस पूरी यात्रा को आप व्यवस्थित कर दीजिए तो मैं तो डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा सा जोड़ के कहूंगा ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। हम वहां तक सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं। आपने जो बड़कोट उत्तरकाशी की बात आई, निश्चित रूप से अगर वहां पे कोई कमी पेशी है हम आपको यहाँ पे भी मैं श्योर करती हूँ कि हमारी सरकार उस दिशा में बहुत बढ़िया काम करेगी और बेहतरीन काम करना हमारा काम है। यस के पास में आऊंगा। मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ यस से। यस बार बार कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है, कांग्रेस ने पिछली बार, भाई कांग्रेस भी विपक्ष में थी और महत्वपूर्ण पार्टी है और उसने चारधाम यात्रा को बड़े नजदीक से देखा जब वहां पे चारधाम यात्रा में आपदा आई केदारनाथ में। आपने क्या सीखा पिछली बार जो अव्यवस्थाएं थी, आपने कौन सा एक प्रोटोकॉल के तहत पूरी डिटेल बनाई कि ये समस्याएं हैं, इसका समाधान होना चाहिए, सरकार इस पे काम करे, आपने ऐसा किया? जी अब मैं उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद करें। डॉक्टर्स की बहुत ही बुरे तरीके से कमी चल रही है, जिस तरह से सुनिए मेरी बात, मतलब आप एक काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आएंगे प्रदेश में, आप उनका इलाज नहीं करवाएंगे। मेरे को मुझे नहीं लगता मुझे कुछ जवाब देना चाहिए, आपसे जवाब दे दिया। मैं ही इनसे पूछता हूँ, पूरे उत्तराखंड में एक कार्डियोलॉजिस्ट है, जानकारी है आपको?
जी है मुझे, लेकिन आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है ना, आप मेरी बात सुनिए। नहीं आप मैं 10 साल आप सरकार में रहे। आपको मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे दूं। चलिए जी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई हाँ हमारा इससे तो जो है अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती वापस से सुचारू, लेकिन हाँ मैं आपको जवाब दे दूं, पुष्कर सिंह धामी जी ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। शराब सस्ती कर लिया तो भाई जितने भी लोग धर्माटक भर आएंगे वो शराब नहीं ये तो मुद्दा है, ये तो बात है। ये शराब को तो आपने ढूंढा, नहीं ऐसा ये हरीश रावत जी ने ढूंढा पुष्कर सिंह धामी जी ने जो किया, अब मैं क्या करूं? अब धामी जी ने ना किया हो तो मैं नहीं कहता, धामी जी ने किया है, उनकी उपलब्धि है, युवा सोच की ये जो प्रश्न मैंने किया उसका जवाब दो। क्या व्यवस्थाएं थी? सुनिए परिवार विभाग क्या दिखाता हूँ, क्या व्यवस्था? ये कांग्रेस का युवा लेवल है। आप अपना मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये गलत क्या ये कि नहीं किया कि नहीं किया? आप पुष्कर सिंह धामी और अब आप की बात करिए। मेरे प्रश्न का जवाब तैयार रखना, क्योंकि मेरा प्रश्न यही था। लेकिन मैं परिवहन वाला कुछ कहने वाला था, आप मुझे प्लीज कंप्लीट। देखिए हर साल जो है ये मुद्दा कहीं ना कहीं दबा हुआ रह जाता है कि परिवहन विभाग के साथ सरकार का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और बसेस की जो कमी है उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। अरे आप क्या ये नारा कर रही है, क्या ये नारा पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नौटी, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी सब जगह पे रोडवेज की बसेस को काट करके सुन लीजिए, सब पता है, पढ़ लिख कर आ रहे हैं, एनालाइज कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी ने पकड़ाने को आगे बोल रही है। प्रदेश की जनता ने हर वक्त अतिथि देवो भव का नारा लेकर के यहाँ आने वाले हर एक अतिथि का सत्कार किया है। लेकिन प्रदेश की जनता की बसें काट करके अगर मेहमानों को लगा दी जाएगी तो प्रदेश की जनता चुप हो रहती है। आप लोगों को यहाँ बसेस की सुचारू देखिए कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत ये आ रही है, होमवर्क अच्छा करते तो हैं लेकिन टीम वर्क नहीं करते। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात डॉक्टर साहब सरकार में विपक्ष है, आप बताइए सरकार किसकी है? अरे होमवर्क आप लोग कीजिए, सिलेबस जिसकी बात कर रहे हैं इन्होंने तो कभी वो पढ़ा भी नहीं होगा, ये है क्या है अभी तक यही नहीं पता कि साल किस तरह से गुजारने वाले हैं, इनको अभी तक प्लान नहीं है, अभी तक ये जितने आज देखिए हमारे दर्शकों को चारधाम यात्रा शुरू हुई है। अब हमारे पास मान लीजिए 10 मिनट है तो कुछ ऐसी विषय पे बात करें जिससे हमारे दर्शकों को फायदा। डॉक्टर साहब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया इन्होंने और दर्शकों को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, लेकिन दर्शकों को ये नहीं मालूम है कि हेली सर्विस, क्योंकि हेली सर्विस में एजेंट के चक्कर में पड़ के बड़ी दुविधा में रहते हैं, कई वेबसाइट फर्जी पकड़ी गई है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपने दर्शकों को ये बात पहुंचाएं कि किसी भी हेली सर्विस के लिए अगर कोई भी आपको कैसा भी लालच देता हो, आप ऑनलाइन पे ही विश्वास करिएगा, आप किसी के थ्रू मत जाइएगा। आईआरसीटी इस बार उसने कहा है कि हम अपने थ्रू कर रहे हैं, आईआरसीटी के थ्रू जाइए। डॉक्टर साहब हम प्रॉपर सारी चीजें कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रॉपर सारी चीजें तैयार की, क्या लगता है कि मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम है? क्योंकि गाड़ी हमारी ऋषिकेश से चली है, हमने लिख लिया ना, तो हम उसका कहा तो ये गया कि उस पर जीपीएस लगाया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, गाड़ी कहाँ है। पिछली बार दुर्घटना होती है हमें यही नहीं पता चलता गाड़ी कौन सी है, उसका नंबर क्या है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेली सर्विस वाला मैं पहले वहां से शुरू कर देता हूँ। मैं 2 साल पहले अपने पेरेंट्स को लेकर पहाड़ गया सर, केदारनाथ गया, मैंने हेली सर्विस को बुक करी। वो ये कहता है मुझे कि आप 2 घंटे के अंदर जाइए, दर्शन करिए, वापस आइए। मैंने उसको बोला कि मेरे पेरेंट्स 75 प्लस के हैं, 75 साल से ज्यादा उम्र के हैं, हेलीपैड से और केदारनाथ मंदिर तक के गेट तक पहुंचने में उनको कम से कम 1 घंटा लगेगा। वो कब दर्शन करेंगे, कब आएंगे? ये जो सिस्टम इन प्लेस है। अच्छा मैं तो चूंकि लोकल हूँ और मैं चीजों को जानता था, पत्रकारिता के साथ, तो मैंने बोला मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो कल आऊंगा, आपसे जो होता है कर लो।
लेकिन ज्यादातर जो यात्री आएंगे सब परेशान रहेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल रोडवेज की जो वैसी बसें होती है ना, डग्गा मार बसें, उनकी तरह बिहेव करते हैं कि तुरंत कीजिए, और वहां पे मॉनिटरिंग टोटल फेल रहती है। ज्यादातर लोग जो आते हैं, मेरे जानकार जिनको हम बोलते हैं केदारनाथ आते हैं, हमारे संपर्कों से जाते हैं, सब यहाँ से जाके परेशान होकर जाते हैं कि भैया हम नहीं आते दोबारा, भगवान बुलाएंगे, दूर से प्रणाम कर देंगे, नहीं आ पाएंगे। तो ये तो टोटल हमारा सिस्टम फेल होता रहता है। कितनी मॉनिटरिंग आप कर लीजिए, हमारे पास कोई एक व्यक्ति हम कह सकते हैं कि फला ऑफिसर क्या इसके लिए डेजिग्नेटेड है कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उससे बात करूं, कोई कमिश्नर लेवल का ऑफिस, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम कोई नहीं है, आप किससे बात करेंगे? अभी आप तुरंत आपको हेलिक चाहिए तो आप ब्लॉक मंडल विकास निगम के पास जाइए। जीएमबीएन की प्रॉब्लम है, उनका साइट थोड़ी देर में बैठ जाती है। एक तो ये मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको प्लेस करने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा प्रसाद के मामले पे, सुनीता जी ने कहा, सुनीता जी मैं आपको बता दूं, आप इसी राज्य की रहने वाली हैं, प्रसाद का 80% पैसा बिजनौर और हरिद्वार के लोगों को मिलता है, सिर्फ वहां के लोगों को 20% पैसा मिलता है। प्रसाद बनता कहां से है? प्रसाद बन तो इन्हीं जगह से रहा है ना। और यहाँ अरे बहन जी, मेरे पास इसका डेटा है, आप मुझे मैं चाहता हूँ आपके कांग्रेस के टाइम में रहा होगा ऐसा, लेकिन भाजपा के समय में ऐसा नहीं है। एक महिला मंगल दल नहीं बना रहा है, एक महिला मंगल दल नहीं बना रहा है, युवा मंगल दल के लोग भी मान चुके हुए हैं भाई साहब, क्या बात है? कोई नहीं बना रहा, नहीं तो अपने चश्मे से मत देखिए, कोई नहीं बना रहा। जाइए प्रसाद खाइए, पता चल जाएगा बिजनौर है या केदारनाथ है। प्रसाद खाने की जरूरत है आपको कि केदारनाथ से बना है या बिजनौर से बना है? इलायची दाना जो बनता है वो पहाड़ के अंदर कहीं फैक्ट्री दिखा दीजिए, उसकी इलायची दाना जा रहा है ना, प्रसाद के अंदर इलायची दाना है, आप बता दीजिए। अरे भाई इलायची दाना ही नहीं रहा है अभी, अब पुराने समय की बात मत कीजिए आप, जो चीजें बाहर से आ रही है अब क्या आप उनके विरोध हो जाएंगे कि भाई जी भारत से नहीं चाहिए, दूसरे राज्यों से नहीं चाहिए? नहीं बताइए इसका क्या मतलब है? अगर यूपी से आ रहा है तो यूपी क्या होगा? अरे उत्तर प्रदेश का प्रसाद आ रहा है तो आपको खाने का दिक्कत हो रही है, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु नहीं आ रहे। मैं उत्तराखंड क्या बात कर रहे हो आप? इतना अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश बन गया, मैं तो आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उत्तराखंड नहीं बनता है, देख लीजिए दर्शकों, अभी कह रही थी कि उत्तराखंड में बनता है, अभी कह रही थी उत्तराखंड में बनता है। अरे वाह 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 वाह, मैं दिखा दिया तेरे से बातें करता पार्टी मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं इस राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत दिनों से चिंतित हूँ। हमारा मानना है कि चौलाई का लड्डू या कोई और चीज वहां बनना चाहिए। आजीविका नाम का एक परियोजना था जिसने रुद्रप्रयाग में कुछ कोशिश करी थी, असफल हो गया, नहीं बना पाए। हम पिछले 20 साल से नहीं बना पाए। बहन जी जो है अपने पे ले रही है, मैं कह रहा हूँ मैं हर साल जाता हूँ, मैं कोई कांग्रेस के चश्मे से देखो, मैं हर साल जाता हूँ। आप टीम पे डॉक्टर साहब बताइए कि वो इलायची दाना कहाँ से आया, बिजनौर से आया कि कहाँ से आया, और विरोध कीजिए कि उत्तर प्रदेश का नहीं चाहिए हमको, करिए विरोध। देखिए ये हम मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा सा। सुनीता जी दरअसल देखिए है क्या, जो भी स्थानीय प्रोडक्ट है, जो भी यहाँ के उत्पाद है, उनके बढ़ावे की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब का ये कहना नहीं है कि जो यहाँ बनता है आप नहीं मनाइए, उनका ये नहीं कहना है। जो यहाँ नहीं बन रहा है तो आएगा ही बाहर से, लेकिन उनका कहना है जैसे देखिए सुनिए, बड़े धाम के प्रसाद को लेकर अगर आपको ऑब्जेक्शन है और अगर आप इस चीज में आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, आपको क्यों दिक्कत है? वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ की महिला मंगल दल को रोजगार मिल रहा है, इतना बजट हमने उनको दिया है, प्रसाद बना के दे रहे हैं, अब चौलाई के लड्डू आपको नहीं मिल रहे। एक चीज तो साफ दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को अर्थव्यवस्था का अ भी नहीं पता है, राजनीति का राज से लेकर एक पूरा आता है। देखो बहुत अच्छा है, बड़े हमारे साथ जर्नलिस्ट जानकार पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण विषय से हम लोग कभी कभी भटक जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ के जो उत्पाद है
उसके अगर बढ़ावे की बात की जा रही है तो अच्छी बात है, एक चीज। दूसरी चीज, जो उत्पादन यहाँ नहीं हो रहा उससे बाहर से लाना है, ये भी हमें समझना चाहिए कि जो नहीं बन पा रहा है यहाँ वो तो बाहर से आएगा। कई ऐसे बिंदु हैं, यस आप समझ सकते हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, यस बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसपे आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आवाज क्या उठानी चाहिए? ये 10 वर्षों से ही नहीं, ये 22 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोई भी आदमी की संख्या, कौन वहां गया, किसके साथ क्या घटना घटी, क्या नहीं, इतनी बड़ी आपदा है 13 में, उसके बाद भी हम उस चीज का कोई डाटा नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। इन सब विषय को आपको मजबूती से उठाना चाहिए। यस यस 2013 के बाद जिस तरह से हमारी सरकार ने, इनके तो केंद्र से लगातार प्रयास चल रहे थे कि भाई इस सरकार को लड़खड़ाया जाए, गिराया जाए, लेकिन उस वक्त भी हम केंद्रित थे ना, हमारा पूरा का पूरा फोकस था ना केदारनाथ धाम पर, हमारा पूरा का पूरा फोकस था ना कि किस तरह से इस प्रदेश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब बीच में जरा मत बोलिए, अब सुनिए, जो इतने जल्दी जल्दी रन बदल रही है, इतने जल्दी जल्दी रन बदल रही है, कभी कह रही है प्रसाद उत्तराखंड में बनता है, कभी कह रही है उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आप पहले थोड़ी क्लैरिटी अपने माइंड में लाइए, प्रसाद बन कहाँ है? अरे आप थोड़ा सा अपनी क्लैरिटी लाइए दिमाग में, प्रसाद बन कहाँ रहा है? और हम लोग विरोध नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये कह रहे हैं तो प्रसाद उत्तर प्रदेश में बन सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकता? अगर उस प्रसाद को बेच करके उत्तर प्रदेश के लोग पैसे कमा सकते हैं तो उत्तराखंड की औरतें क्यों नहीं आती? अच्छा एक मिनट, यस ये बताओ, हमारी समझ से बहुत छोटे रहे होगे जब यह राज्य बना होगा, इस राज्य में नहीं, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर किसी की उम्र का आप इस तरीके से वो करेंगे मेंशन, क्या मतलब? पूरी बात सुना तो, अगर हमारी पैनल पे पूरी बात सुना तुमने? आप बोलिए, आपने सुना तुमने? नहीं सुना ना? मैंने कहा जिस समय ये राज्य बना उस समय आपकी उम्र बहुत छोटी रही होगी, आपने अपने साथ इस राज्य को बढ़ते हुए देखा, लेकिन आय का रिसोर्स क्यों नहीं बढ़ पाया, मैं उसको जानना चाह रहा हूँ। प्रश्न सुनो भैया, यंग हो, युवा हो, इस प्रदेश के भविष्य हो, मैं जवाब दूं? देखिए, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती है सरकारों के द्वारा, वो जो काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाती थी, जिसको इनकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी वो उन्होंने हटाने का काम किया। लेकिन उसके बाद दोबारा से कांग्रेस आई यहाँ पर, और कांग्रेस ने सेंटर की मदद लेकर के सेंट्रल कैपिटल सब्सिडी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लागू किया, जिसमें उन लोगों को, जो लोग प्लांट मशीनरी, जो अपनी फैक्ट्री चालू करना चाहते थे, उनको 30% तक का डिस्काउंट उस पर मिलता था, सब्सिडी मिलती थी। तो ये लोग क्या हमें सिखाएंगे? हमसे तो इकोनॉमी को अरे झूठ परोसना छोड़िए, मैच्योरिटी समझिए। सुनीता जी, अभी हमारे 2 बड़े धाम के कपाट खुलने हैं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में, और बहुत सी ऐसी तैयारियां हैं जो कि नहीं हो पाई हैं, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं और आपकी कितनी तैयारियां? आप बताइए किस दिशा में हमारी तैयारियां नहीं हो पाई है, कौन से सेक्टर में नहीं हो पाई है, वो बताइए। रोड की क्या इतनी रामायण आपके सामने हो गई और आप पूछ रही है कि राम कौन है, सीता कौन है? अरे इतनी देर से आप चर्चा किस पर कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता है? आपने श्री रामचंद्र का स्मरण किया, राम नहीं तो हमारे हृदय में है भाई, आपका घमंड नहीं है, हम तो जय श्री राम करने वाले लोग हैं, हम तो जय श्री राम करने वाले लोग हैं। कृष्ण ने अपने नाम से राधा को जगह दी और श्री राम ने अपने नाम से माता सीता को जगह दी। व्यवस्था की बात करी हमने, परिवहन की बात करी हमने, स्वास्थ्य की करी हमने, वहाँ पे सुरक्षा की, और एक यात्री जो देश विदेशों से इतने विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, उनको किन सुविधाओं से हम लैस करें, कैसे हम उनको सुखद अनुभव करवाएं और कैसे वो अपनी यादें संजो के जाएं, ये इसके लिए हमारी सरकार से संकल्पित है, उसके लिए हमारी सरकार आगे प्रयास कर रही है। और जहां पे भी मैंने कहा कांग्रेस को पूरी छूट है, जहां पे इनको कमियां दिखती हैं जाइए ब्लॉगिंग करिए और आंखें खुलवाइए, अगर दिक्कत है तो झूठ परोसने से कुछ नहीं होता। अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत में अगर आप इतनी हमारी चाक चौकन देख के इतना बौखला जाएंगे, लेकिन मैडम आपके बातों से, आप लोगों के बातों से, पूरी सरकार की बातों से लगता है आप लोग केवल
केदारनाथ पे फोकस नहीं नहीं, देखिए चारों धाम के लिए देखिए श्रीवास्तव जी हमारी आप देखिए जो आपने पहला प्रश्न किया था बड़कोट से उत्तरकाशी वाली जो आपने बात की थी, निश्चित रूप से आपका सुझाव जो है अगर उस दिशा में मैंने पहले ही कहा कि अगर कहीं पे कोई कमियां होगी तो दुरुस्त की जाएंगी, लेकिन चार धाम यात्रा को लेके हमने हर प्रत्येक स्तर पे हमने समीक्षा की है और अपने जो नियोजित अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको साफ तौर से निर्देशित किया है। जो हेलीपैड की भी बात यहाँ पे गोखली जी ने उठाई थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार ने साफ निर्देशित किया है कि मान लिया किसी की फ्लाइट बुक हो गई और वो नहीं जा पाए या कोई और व्यवधान हो गया, उनको पूरे पैसे जो है ऑनलाइन उनके अकाउंट में वापस मिलेंगे। सरकार की कोशिश है किसी का देखिए यहाँ पे जो है जो चार धाम यात्रा का जो महत्व है हिंदुओं का पर्व जो मुख्यतः ये हमारा धाम है उसकी जो महत्ता है उसके लिए मानव सारे मनुष्य यहाँ पे आते हैं और अपना पुण्य लाभ लेके अपने जीवन का जो भी उन्होंने जिंदगी में सुख दुख किए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां धाम में जाते हैं और उनके साथ में बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ उनकी यात्रा संपन्न हो, सुगमता से हो, अच्छे तरीके से हो और अगर हमें क्रिटिक्स मिलते हैं हम उनका स्वागत करते हैं तो हम उसको दुरुस्त करें। डॉक्टर साहब जी मैं डॉक्टर साहब पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रेम जी मैडम के हिसाब से तो सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और आप भी जानते हो, आप भी पहाड़ के, मैडम भी पहाड़ के, मैं भी जब से जानने पहचानने लगा तब से पहाड़ पे रह रहा हूँ। बड़कोट से उत्तरकाशी 100 किलोमीटर 6 घंटे लग जाते हैं साहब। अब हम 100 किलोमीटर में जी साहब आप 100 किलोमीटर बोल रहे हैं जी। अगर सुनी से गुप्तकाशी पिछले 10 दिन पहले 6 घंटे लगे। अब बताइए वो मैं देखिए दो व्यवस्था बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनीता मैम आप रोज बैठते हैं भाजपा कार्यालय में बैठते हो, आप लोग अपना सुझाव देते हो। दो चीजों पे बड़ी महत्वपूर्ण, एक तो सड़क की क्या व्यवस्था है, दूसरी ट्रैफिक। मुझे याद है पिछली बार उत्तरकाशी में हमारे कुछ जानने वाले गए थे साहब, 11 किलोमीटर 11 घंटे लग गए थे सड़क से। और इन सब चीजों को कैसे सुधार किया जाए, हमारी समझ से अभी हम लोगों को वहां ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब पहाड़ पे तो फिर भी चल जाएगा। पिछले हफ्ते ही 3 दिन 4 दिन की छुट्टी थी लगातार, ऋषिकेश से और नैनीताल का बीच का जो एयर है करा रहे थे लोग और ऊपर से आरोप लगाते हैं कि एक बोतल की पानी 50 रुपए की मिल रही है, 200 रुपए की मिल रही है। अरे साहब जब आप वहां पे सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं, उनको ले जाने में ही दिक्कत हो रहा है तो आदमी कैसे करेगा? यस आप अपने अनुभव से बताओ। मान लो ये ट्रैफिक जो व्यवस्था, मैंने जो बात कही, जिस बात पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस बात को आप मानते हो ना कि ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत बड़ा लोचा है, उसे सुधार करने की जरूरत है? जी बिल्कुल सुधार करने की जरूरत है और सड़कों की भी जांच होनी चाहिए। क्या ये सड़कें चार धाम यात्रा में जितना ट्रैफिक आएगा उसको उसकी कैपेसिटी है कि वो उसको होल्ड कर पाए? क्योंकि पिछले साल हमने देखा चार धाम यात्रा के दौरान ही घारी देवी से थोड़ा ही आगे अगर मैं बताऊं वहां पर पूरी सड़क पुष्टे सहित पूरा पहाड़ को लेकर के धंस गई और उसके बाद उस वक्त पर इनके तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी इंजीनियर थे, अधिकारी थे, वो सब के सब हक्के बक्के रह गए। धारी माता के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंच गए। इतने बेबस वो उस वक्त पर हो गए, इतने हेल्पलेस वो उस वक्त पर हो गए कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लगातार जो है सड़क पर उतर के सरकार को चेताना चाहते हैं। हम चाहते हैं देवभूमि में लोग आए। कुछ दिनों पहले मैं एक ऐसे चैनल पर जुड़ा था जहां पर एक उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का फोन आया। वो इतने टूटे हुए थे, इतने बेबस उसमें लग रहे थे, इतने हेल्पलेस उसमें लग रहे थे उसको ऑनलाइन पर। मैंने उन्हें बताया कि आप इस देवभूमि में आइए। पूरा का पूरा विपक्ष चाहता है कि देवभूमि में आए लोग, पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए, लेकिन सरकार को सिर्फ इस बात को लेकर के चेता रहे कि आप व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कीजिए। यहाँ पर जितने भी देवभूमि के लोग आएंगे या फिर बाहर से भी लोग आएंगे, उनको देवभूमि का अच्छा परसेप्शन उनके दिमाग में बनना चाहिए। उनको देवभूमि से कोई भी निराशा नहीं होनी चाहिए। सुनीता जी ये तो आप भी मानती हो कि इस स्टेट की जो कैपेसिटी है मैन पावर को यहाँ पे मूवमेंट करने की, उससे दुगुना तिगुना चौगुना लोग यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए अगर तो आप स्पेसिफिकली यात्रा के विषय में बोल रहे हैं तब तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो ट्रैफिक रूट प्लान किया है वो प्रॉपर तरीके से हमने किया है और जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कैपेसिटी की तो मैं बात नहीं करूंगी, ये टर्मिनोलॉजी उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी रोड का निर्माण हो रहा है हमारी सभी जो जितनी भी वहाँ पे सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं होनी चाहिए समय की बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है। अभी हम धन्यवाद डॉक्टर प्रेम। दरअसल महत्वपूर्ण ये है
कि चार धाम यात्रा अगर शुरू हो गई है तो उस यात्रा को जो बाहर के बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में क्या है। अगर उनके दिमाग में ये है कि हम यात्रा में चलेंगे और यात्रा में जाने के बाद हमें सुविधा अच्छी मिलेगी, तो इसलिए आज हर उत्तराखंड के वासियों का ये परम कर्तव्य है वह कम से कम ये मैसेज दे कि हमारे यहाँ स्वस्थ आइए, सुरक्षित आइए, स्वस्थ जाइएगा, सुरक्षित जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि कोरोना भी है, इसलिए कोरोना का भी ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑनलाइन हेली सर्विस बुक कराने से पहले 10 बार सोचिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।